बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो नजर सेशन है उसका लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर जो हमारा 12 हुआ था उसमें हमने चैप्टर 6 जो है वो ऑलमोस्ट हाफ़ कर लिया था। अब उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमने करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हमने और उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन 6.6 के हमने देखे थे जो कि आपके MCQs के लेवल के थे। अब हम 6.7 की तरफ आते हैं। 6.7 में आपने ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं कि वो आपके किस तरह MCQs में आ सकते हैं। तो पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन कर दूं कि ये क्या चीज़ है। ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज nth root of product of n पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होता है, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास इमेजिनरी आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी जितनी वैल्यूज़ हों उनको मल्टीप्लाई करें और उतना ही उसका रूट ले लें। इसकी एग्जांपल देखें। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेट्स से 2 वैल्यूज़ a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b भी कह सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b भी कह सकते हैं। मीन जो कि मिडिल में लाई करता है। तो अब ये जो कि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। तो nth रूट भी जो होगा वो अब बन जाएगा स्क्वायर रूट, चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं और n पॉजिटिव वैल्यूज़ का क्या करना होता है प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना आपने। तो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a b। अब हमें अगर ना पता हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो फिर हम ये कहते हैं कि इनका जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट हम कहते हैं कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ मैं रीज़न कोड करता हूँ कि ये कब पॉजिटिव होगा जब a और b दोनों ग्रेटर देन क्या होंगे 0 होंगे। तो ये बहरहाल हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी ये जनरल डेफिनेशन थी और ये पर्टिकुलरली 2 नंबर्स के लिए। अगर ये 3 नंबर्स होते a b एंड c तो a b और c को मल्टीप्लाई करके हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट कर लेते। तो वैसे मैंने कहा जनरली ये होता सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का है, लेकिन आपके कोर्स में जो 2 नंबर्स के मीन निकालने वाले क्वेश्चन हैं उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये इमेजिनरी भी बन जाता है समटाइम। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड पूरी 6.7 एक्सरसाइज है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने सिर्फ 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन रिजल्ट करना है। उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है कि अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखें और अगर कोई एक नेगेटिव हो तो फिर आप उसको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। और दूसरे क्वेश्चन ये होते हैं कि 2 नंबर्स के दरमियान आपने मोर देन 1 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने होते हैं और उनको गेस करना होता है कि वो कौन से होंगे। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, उससे फिर देखेंगे कितने पॉसिबल हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखता हूँ एग्जांपल बना के कि अगर हमें ये कहा जाता है लेट्स से कि आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और बिटवीन 2 एंड 32 इन 2 नंबर्स के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने कितने हो सकते हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इन 2 नंबर्स का फाइंड करता हूँ ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला जो ज्योमेट्रिक मीन इसको मैं G1 अगर कह दूँ, पहला फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो इन दोनों के लिए चूँकि पॉजिटिव हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। ये 64 बनेगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8। अब अगर आप इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं देखें। सो 2 और 32 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कौन सा आ गया 8 आ गया। अब अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो 2 और 8 के दरमियान कैसे होगा। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे। 2 8 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4, इनके दरमियान में आ जाएगा 4। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 और इसका स्क्वायर रूट। अगर इसको डीकम्पोज कर लिया जाए 8 को लिखा जाए 4 × 2 और वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको 64 बना दिया जाए तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 64 का 8 तो ये बनेगा आपके पास 16। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है 16 है। तो टोटल देखें मैंने कितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए हैं। 2 और 8 के दरमियान पहला 8 था
2 और 32 के दरमियान, सॉरी इन दोनों के दरमियान 4 है, इन दोनों के दरमियान कितना है 32। तो अब मैं एक लिस्ट पूरी बनाता हूँ। हेंस अब हम ये कह सकते हैं कि 2 और 32 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन 3 फाइंड हो चुके हैं। पहला अगर यहाँ से देखें तो 2 और 8 के दरमियान कौन सा है 4 है, 4 और 16 के दरमियान कौन सा है 8 है, और 8 और 32 के दरमियान कौन सा है 16। तो मैं इनको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर से। 4, 8 एंड 16 दीज आर द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32। ये एग्जांपल हमने इसलिए की है कि इसकी बेस पे हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं ताकि हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकें। 6.7 अगर आप लोगों के पास बुक सामने पढ़ी हो या आपने वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें वो कहता होता है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स या 4 ज्योमेट्रिक मीन्स या 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो जो इंसर्ट करने वाला प्रोसेस, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हमने पेपर में नहीं करना होता, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। अब हम इसका पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको MCQs में आप विद इन नो टाइम अटैम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक MCQ बना लेते हैं आप लोगों के लिए और फिर उसके बाद देखिएगा किस तरह से इसने वर्क करना है इस शॉर्टकट ने। तो यही सेम मैं आपको बात यहाँ लिख के बताता हूँ कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि एक MCQ बना रहे हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या यूँ लिख लेते हैं 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32 आर, यानी 2 और 32 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन कौन से होंगे। तो अभी तो हमने प्रॉपर फाइंड किया हुआ ना, हमने कोई भी 2 नंबर के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन या 4 या 5 जितने भी होंगे उनको गेस करने का, उनको टिक करने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ना है। तो ये मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जिस टाइम पता है करेक्ट ऑप्शन तो 4, 8, 16 है ना, तो हम यूँ कर लेते हैं कि और ऑप्शन लेते हैं, एक हम लेते हैं 4, एक हम ले लेते हैं 10 और एक हम ले लेते हैं 12। एक ऑप्शन हम लिखते हैं जो 4, उसके बाद ये कर लें 20 और 30 कर लेते हैं चलें। फिर एक लिखते हैं 4 जो हमारा एक्चुअल ऑप्शन है, और एक लिखते हैं 4 और 4 के बाद आप कर लें जी इसमें 12 और 12 के बाद कर लें इसमें 18। ये मैंने लिखे हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन सॉरी, और आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब ये वाला काम मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वाला काम सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पढ़ेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। आप जानते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ये वाला है। अब इसको कैसे चेक करना है पेपर में वो देखें ज़रा। यानी ये सपोज हमें नहीं पता बात, सबसे पहली बात आप शॉर्टकट याद रखें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चेक करें कितना है। तो 32 और 2 का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 64। तो हमारा वो वाला करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके बाउंड्री नंबर्स का प्रोडक्ट 64 हो। तो आप ज़रा चेक करें कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 और 12 कितना होता है, 12 4 ज़ा 48, ये नहीं बन सकता। 34 ज़ा 120, 16 4 ज़ा 64, वही है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बाउंड्री नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आंसर दे रहा है। तो यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बात, एक तो ये हो गया, वे एक और वे भी याद रखें। समटाइम ऐसा होता है कि पहला और दूसरा ऑप्शन या 2 ऑप्शन में ये बात कॉमन मिल जाती है, तो फिर हम डाउट में होते हैं कि अब आप कौन सा टिक करें। तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ये 3 नंबर्स इट सेल्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने चाहिए। जैसे ये देखें 4 × 2 8, 8 × 2 16, यानी इनके दरमियान रेशो सेम होनी चाहिए। तो अगर 2 ऐसे सेम ऑप्शन आ जाएं फिर जिसके दरमियान रेशो सेम होगी उसको आपने टिक करना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के हवाले से आएंगे उसका ये शॉर्टकट वे होगा कि आप बाउंड्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही तरह के क्वेश्चन है, या वो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का कहेगा और या फिर वो आपसे n की वैल्यू पूछता होता है। एक क्वेश्चन आप बड़ा जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा फेमस है। उसमें ये कहता होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि ये जो है n की किस वैल्यू के लिए जो फैक्टर है इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब आप जानते हैं कि, और ये पॉजिटिव आपसे पूछता होता है, ज्योमेट्रिक मीन आप जानते हैं किसके बराबर है, पॉजिटिव अगर हो तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
तो आपने n की वैल्यू डिसाइड करनी है कि जिसके पुट करने से ये सारी एक्सप्रेशन अल्टीमेटली 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन बना दे। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6.7 एक्सरसाइज के अंदर, और ये याद रखना ये फेडरल बोर्ड जो है उसके अंदर भी ये MCQ पेपर में आया हुआ है और ये अच्छा MCQ है। वैसे अगर नॉर्मल मेथड से करें प्रॉपर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको इस तरह करना चाह रहे हैं कि ये हमारा विद इन 5 to 7 सेकेंड हो जाए। तो एक ऑप्शन में लिखता हूँ n की 1, एक ऑप्शन लिख लेते हैं इसकी -1, एक ऑप्शन लिख लेते हैं 1/2 और एक ऑप्शन लिख लेते हैं -1/2। अब देखने में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो थोड़ा सा लॉजिक ये हमें कहती है कि चूँकि ज्योमेट्रिक मीन बनता है स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट जनरेट होता है 1/2 पावर से। अब इनमें देख लें n = 1 और n = -1 तो चेक करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि इससे स्क्वायर रूट तो नहीं बन सकता कम से कम। तो स्क्वायर रूट बनने के चांसेस इन दोनों से हैं। तो इन दोनों में से हमने फ़िल्टर करके चारों में से ये 2 सिलेक्ट किए, इन दोनों में से कोई एक चेक करते हैं। पहले हम पुट करते हैं इनको 1/2 यहाँ पे, यानी बैक सॉल्व करने का मेथड बड़ा आसान सा यहाँ देखें। तो ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। यहाँ पे n को 1/2 पर पुट करें क्या बनेगा, a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2, और n को 1/2 यहाँ पुट करें n की जगह, तो 1/2 -1 करें कितना आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा a पावर -1/2, और फिर माइनस यहाँ n की जगह जब 1/2 पुट करेंगे 1/2 -1 -1/2, ये आ गया आपके पास। अब देखना ये चाह रहे हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक मीन बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। तो ये देखें नीचे वालों को जब आप यूँ लिखते हैं ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे आप, रेसिप्रोकेट करके। रेसिप्रोकेट करेंगे तो यूँ हो जाना, और फिर इसका एलसीएम लेंगे हम नीचे वाले का, तो ये इसका लास्ट स्टेप हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे तो ये बनेगा a पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई b पावर 1/2, इधर आ जाएगा b पावर 1/2 प्लस a पावर 1/2, a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। बाय रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन सबसे लास्ट फ्रैक्शन उलट के ऊपर आ जाएगी टॉप पे। ये जब ऊपर टॉप पे आएगी तो ऊपर आके यूँ हो जाना है a पावर 1/2 और b पावर 1/2। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b बनता है और अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बना रहा है, इसका मतलब है n = 1/2। अब आप देखें 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो आपने वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जिनसे स्क्वायर रूट नहीं बन सकता था। तो 2 ऑप्शन थे जो कि स्क्वायर रूट 1/2 पावर से बनता था, इन 2 पे हमें डाउट था। इसको चेक करने में, ये सारा प्रोसीजर करने में मेरे हार्डली 15 सेकंड लगे और मुझे पता लग गया कि ये ही वो n की वैल्यू है जिसके पुट करने से ये स्क्वायर रूट बनता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन ऐसे हैं 1 -1 0 या 3 या 4 या इस तरह 3/2 या 5/2, तो उनको छोड़ दें आप। ज़्यादा जो चांसेस हैं 1/2 की होंगे, चूँकि 1/2 से स्क्वायर जनरेट होता है। हमने इसको वेरीफाई भी यहाँ कर लिया। और यहाँ याद रखिएगा 2 स्क्वायर रूट हम कंबाइन उस वक्त कर सकते हैं जब उन दोनों के अंदर लिखे हुए नंबर पॉजिटिव हों। तो ये आपके कोर्स में ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कि ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन तब होता है जब दोनों पॉजिटिव हों a और b। इसलिए हम स्क्वायर रूट इकट्ठे भी कर सकते हैं और स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। तो ये होगी यहाँ पे इसकी क्लियरेंस, और ये ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के बाद जो टॉपिक है हमारा वो ज्योमेट्रिक के सम का है। तो अब सम की तरफ चलते हैं। देखें 6.8 में हम सम फाइंड करना सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। उसमें एक फाइनाइट सम भी होगा और एक इन्फिनिट सम भी होगा, तो देख लेते हैं उसको। अच्छा जी, हम बात करते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो 2 तरह के हमारे पास यहाँ सम्स हैं। एक हमने लिखा है सम ऑफ n टर्म्स जिसको फाइनाइट सम कहते हैं, और एक हमारे पास है सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसको हम इन्फिनिट सम कहते हैं। फाइनाइट सम जो होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का सम निकालना होता है, जैसे सम ऑफ 10 टर्म्स 20 टर्म्स 5 7 कुछ भी। तो इसको SN से डिनोट करते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। और आगे अगर चलें तो फार्मूला है a1 × 1 - r पावर n ओवर 1 - r। इसमें r जो है वो 2 तरह से हो सकता है। अगर तो r 1 से लेस है तो फार्मूले में अरेंजमेंट देखें 1 - r n इस तरह की अरेंजमेंट होगी, और अगर r 1 से बड़ा है तो फिर r पहले रख देंगे और 1 बाद में। पर्पज़ ये होता है कि डिनोमिनेटर दोनों का जो है वो पॉजिटिव रहे। दूसरी बात, ये बात अगर आप क्लियर है तो एक तो अंडरस्टूड बात है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर कोई भी टर्म इसकी कभी भी आपके पास जो है ज़ीरो नहीं हो सकती, और अगर टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती तो फिर कभी भी ज्योमेट्रिक में रेशो ज़ीरो नहीं हो सकती। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके देखें तो जब r लेस देन 1 कहते हैं तो लेस देन 1 में ज़ीरो भी आता है, लेकिन ये ज़ीरो अंडरस्टूड बात है, डेफिनेशन के मुताबिक कभी भी रेशो ज़ीरो नहीं हो सकती। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की,
तो इन्फिनिट में चूँकि n जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो उसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हम इसका मतलब उसको हम लिख नहीं सकते, इसलिए इस फार्मूले में n का कोई रोल नहीं होगा। तो s इन्फिनिटी से शो करेंगे। फार्मूला उसके मुकाबले में थोड़ा सिंपल है और a1/1 माइनस r इस तरह का लिखा हुआ है। r पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक तो बात कन्फर्म है, यहाँ r 1 नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस वैल्यू के पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो r की वैल्यू नहीं हो सकती। r 1 हुआ तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर r किसके बराबर होगा? तो r होगा -1 और 1 के इन बिटवीन। ये फार्मूला तब वैलिड है अगर रेशो -1 1 के दरमियान में रहे, और इसी को मॉडुलस फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r लेस देन 1। दोनों बातों का एक मीनिंग है। ये MCQs में ज़्यादा जो चांसेस होते हैं, ये वाला फार्मूला बहुत रेयर किसी स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि आया हो या इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आए हो। सिर्फ क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक के ही पेपर में पूछे जाते हैं, और याद रखना है हर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम पॉसिबल नहीं होता। सम उसी का सिर्फ पॉसिबल हुआ करेगा जिसकी रेशो इन बिटवीन -1 एंड 1 होगी, और अंडरस्टूड बात है कि 0 तो नहीं हो सकती, तो फिर -1 और 1 के दरमियान जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो अगर रेशो है तो फिर इसका सम पॉसिबल होगा। और जो नंबर इसी तरह 0 1 के दरमियान होते हैं उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस भी कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स प्रॉपर फ्रैक्शन अगर r है तो सम है जो है वो पॉसिबल होगा। अब आगे चलते हैं कि जो सम पॉसिबल होना या ना होना की जो बात है इसको देख लेते हैं। जिस सीरीज़ का इन्फिनिट सम पॉसिबल होता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कन्वर्जेंट सीरीज़ कौन सी होती है, यहाँ लिख भी लेते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज़, इसको बड़ी सिंपल वर्डिंग में मैं डिफ़ाइन करता हूँ। वैसे तो इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाए, हायर लेवल पे, तो इसको इंटरवल्स की फॉर्म में और डिफरेंट वे से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन आप लोगों को इस लेवल बड़ा आसान वर्डिंग में बता रहा हूँ कि इफ़ सम ऑफ ए सीरीज़ इज़ डिफाइंड देन द सीरीज़ इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज़। आप अगर किसी सीरीज़ का सम कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तो इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रही है, वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो सकती है अगर उसका सम पॉसिबल हो जाए, और सम की जो वैलिडिटी है वैलिड ओनली इफ़, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं या कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो इसको आप कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब है अगर आप इसी का एक MCQ बना लें ताकि ये चीज़ आपको सही तरह से क्लियर हो जाए, मैं ये दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ कन्वर्जेंट सीरीज़। इफ़ सम ऑफ ए सीरीज़ इज़ डिफाइंड देन द सीरीज़ इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज़। और ये सम जो होगा वो अप टू इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं। किसी सीरीज़ का अगर इन्फिनिट सम एग्जिस्ट कर जाए तो उसे कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसको अगर लिखना चाहें एक MCQ बना के ताकि ये रिकॉर्ड में रहे बात आपके, तो मैं यूँ लिखता हूँ कि what is the interval of convergence of a geometric series, और सीरीज हम यहाँ लिखते हैं AR। ये आप जानते हैं ज्योमेट्रिक को लिखने का ये यूजुअल मेथड होता है। फर्स्ट टर्म क्या होती है आपके पास A, फिर R से मल्टीप्लाई, फिर R से फिर मल्टीप्लाई, तो करते करते ये इस तरह जनरेट होती है। इसका बताना है आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ आप लोगों के सामने और आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। पहला ऑप्शन लिखता हूँ जी कि -1 इज़ लेसर इक्वल टू R इज़ लेसर इक्वल टू 1, ये ऑप्शन है। दूसरा है -1 इज़ लेस देन 1 लेस देन R एंड R लेस देन 1। तीसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ R लेस देन 1। तो ये दोनों लिखा है कि इसको और इसको, ये दोनों को लिखने का सेम ही असल में पैटर्न है। तो इन दोनों बातों का सेम मीनिंग है, इसका मतलब B और C हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर D ऑप्शन होगा बोथ B एंड C। तो ये हम टिक कर देंगे यहाँ से। इसके अलावा ये वैल्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है वो सीरीज़ चेंज कर दे, X की फॉर्म में सीरीज़ आ जाए या कोई और सीरीज़ आ जाए। तो जब भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा तो आप उसकी रेशो को इन बिटवीन -1 एंड 1 रखेंगे। एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूँ इसी हवाले से। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने बताना है
ये समझना है कि इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, अब मैं यहाँ एक सीरीज लिखता हूँ आप लोगों के सामने 1, x/2, फिर x²/4, फिर x³ 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक सीरीज़ लिखी है मैंने आप लोगों के सामने, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और आपने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो आप देखें इसका जो आंसर होगा, मैं चूँकि ऑप्शन नहीं बना रहा, डायरेक्ट आंसर लिख के बताता हूँ आपको। आंसर कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे इसकी रेशो क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो असल में रेशो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, एक रेशो का इंटरवल होता है। तो आप लिख लें यहाँ पे कि जो रेशो बन रही है ज्योमेट्री की वो किसके इक्वल है। रेशो कैसे निकाल देते हैं आप, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड भी कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म ये होगी, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करें तो ये आ जाएगा x/2, तो रेशो आ गई आपके पास x/2। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो लिखता हूँ यहाँ पे। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या होगा जी, यहाँ हेडिंग बना के लिखें, ये होगा -1 इज लेस देन r इज लेस देन +1, यानी -1 इज लेस देन r क्या है x/2। अब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू, इस x की वैल्यू -2 और 2 के दरमियान में रहेगी, तब जाके रेशो जो होगी वो -1 और 1 के दरमियान में रहेगी। तो अगर 4 ऑप्शन लिखे होंगे तो इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, जिसमें -2 x से कभी वो लेस कर देगा, कभी ग्रेटर कर देगा, कभी इक्वल कर देगा। आपने वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें -2 और 2 के दरमियान में x लाई करेगा, बोथ एक्सक्लूसिव। इसी को अगर हम मॉडुलस फॉर्म में देखें इसी चीज़ को, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर मॉडुलस में एक्सप्रेस करें तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। मॉडुलस फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 2, इसके अकॉर्डिंग। तो ये दो तरह से आपका पेपर में ऑप्शन हो सकता है, जिस तरह ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं इसी तरह ये 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए आपके सामने, MCQs के लिए मैंने प्रॉपर सॉल्व भी करके दे दिया है। तो ये जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस तरह के। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं जो पास पेपर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के जो होते हैं, उनमें से हम नस्ट के पेपर की 1-2 एग्जांपल्स कोट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि कन्वर्जेंट सीरीज़ जो है वो किस तरह बनती है, और जिसके बाद इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि जो ये है इसको किस तरह से किस एंगल से अप्लाई किया जा सकता है पेपर में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नस्ट का जो पास्ट जो इसका एंट्री टेस्ट है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये बल्कि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मैंने एक चूज़ किया सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ये एक सीरीज़ लिखी है हमारे पास समेशन फॉर्म में, और log ऑफ 3 जो है इसकी पावर n है, log ऑफ 3 बेस में लिखा हुआ और उस होल की पावर n है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि बताएं कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, या कोई ऑप्शन इसका मैच नहीं करता। तो आप एक बात तो याद रखें कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अगर आप गैस करना चाहते हैं कि वो है या नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि उसमें n जो है वो हमेशा पावर में लिखा होता है। तो पावर में अगर लिखा हुआ और वो पावर वाला जो n है वो बेस में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ को शो कर रहा है या सीक्वेंस को। और समेशन लगा हुआ है साथ, इसका मतलब ये उसकी जनरल टर्म है, और जनरल टर्म की पावर n है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ ही समेशन 1 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूँ, सिम्प्लीफाई कर दूँ, यूँ बनता है, देखें log ऑफ 3 को अगर हम n को 1 पुट करें तो ये आएगा log ऑफ 3 पावर 1, फिर प्लस ये आएगा log ऑफ 3 पावर 2, फिर ये आएगा log ऑफ 3 का क्यूब, और करते करते ये अप टू इन्फिनिटी है। तो ये असल में सीरीज़ इस तरह लिखी हुई है। अब आप पैटर्न देख लें, ये पैटर्न आपको पढ़ाया मैंने अभी, इस तरह से होता है। तो इसमें आप मुझे बताएं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास log ऑफ 3, और अगर रेशो निकालेंगे तो आप इसको इस पर डिवाइड करें, log ऑफ 3 का स्क्वायर ओवर log ऑफ 3, एक log 3 कट जाएगा तो पीछे बचेगा log ऑफ 3। अब रेशो हमारे पास आ गई log ऑफ 3। अब अगर आप ये जानते हैं कि log ऑफ 3 की वैल्यू तकरीबन कितनी होती है, एक अप्रॉक्सीमेशन भी आपको पता हो, तो तब आप डिसाइड करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होती है जब उसकी रेशो -1 और 1 के दरमियान में रहे।
तो अगर तो आप जानते हैं कि log 3 की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में है, तो फिर हम ये टिक करेंगे कन्वर्जेंट, और अगर ये वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में नहीं आती तो फिर हम कहेंगे ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए कि log 3 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप लोग याद रखें, मैं आपको बता देता हूँ कि log जो है इसके बारे में एक बात बड़ी क्लियर याद रखें। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 10 का log 10 की बेस के साथ फाइंड करें, तो इसको बेस और इसको आर्गूमेंट कहते हैं। अगर दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 आता है। ये 9th क्लास के रिजल्ट्स हैं, आपने पढ़े होंगे। अगर यहाँ जो नंबर लेट से मैं रखता हूँ 100 और यहाँ रखता हूँ 10, तो आर्गूमेंट अब बेस से ज़्यादा है, और आप जानते होंगे 100 का log 10 की बेस से 2 होता है। और अगर हम ये करते हैं कि यहाँ रख लेते हैं लेट से 10, यहाँ 1, तो अब आपका आंसर कितना आएगा, 0। आप इन तीनों को ऑब्ज़र्व करें कि जब आर्गूमेंट बेस के बराबर होता है तो आंसर 1 आता है, जब आर्गूमेंट बेस से ज़्यादा होता है तो आंसर 1 से ग्रेटर होता है, जब आर्गूमेंट बेस से कम होता है तो आंसर 1 से लेस होता है। पहले वाले में इक्वल टू 1, दूसरे वाले में ग्रेटर देन 1, तीसरे वाले में लेस देन 1। अब आप इसको देखें, ये देखना है कि ये क्या है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो आप ये देखें, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग जो होता है इसकी बेस ई होती है, तो ये असल में लिखा हुआ है log 3 टू द बेस ई। और अब ई के बारे में भी आप जानते हैं कि ई होता है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.71। इसका मतलब है 3 ग्रेटर है 2.71 से, तो आर्गूमेंट बेस से बड़ा हो गया तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी। तो आर्गूमेंट बेस से ग्रेटर होगा तो इसका आंसर भी 1 से ग्रेटर आएगा। तो अल्टीमेट पता लगा कि जो r है वो ग्रेटर देन 1 है। r अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ये क्लियर हो गई है बात कि इस सीरीज़ के जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा, इट मीन्स ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल। लॉगरिथम की बेस आप लोगों की होगी तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज से रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, और वो है कि 9 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। 9 की पावर में ये सारा एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखा हुआ और इक्वल टू 3 पावर x है। तो फिर बताना है देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो इसको आप देखें तो ये जो पावर लिखी हुई है असल में ये पूरी एक सीरीज़ है, और सीरीज़ भी अगर आप देखें 1/2 1/4 1/8 ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। चूँकि ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, 1/2 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर इसका सम पॉसिबल हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ क्या इसका सम बन सकता है। तो ये देखें ज़रा, इसका जो सम बनेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 का अप टू इन्फिनिटी। फार्मूला इन्फिनिट सीरीज़ का क्या होता है, a1/1 माइनस r। तो अगर आप देखें इसका a1 जो है फर्स्ट टर्म इसकी 1/2 है और इसकी रेशो भी 1/2 है। तो जो फार्मूला ये होता है आपके पास s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। इसको लगाएं तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 ही बनेगा। तो 1/2 ओवर 1/2 काट के क्या आंसर आ जाएगा 1। तो हमें पता लगा कि जो पावर लिखी हुई है सारी, ये सारी पावर का सम जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मसला हल हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 9 पावर ये सारा किसके इक्वल आ गया, 9 पावर 1 के, 9 की पावर 1, और इधर क्या लिखा हुआ है 3 पावर x। जब भी हमारा अननोन वेरिएबल पावर में लिखा होता है तो हम बेस इक्वेट करते हैं। 9 कैन आल्सो बी रिटन एज 3 पावर 2। अब बेस दोनों तरफ सेम हो गई तो इसका मतलब पावर को कंपेयर करें तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो सम वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम है उसको यहाँ क्लोज करते हैं। अब हम जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज की है उसकी तरफ चलते हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स की। उसमें मैंने पहले कहा था कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये असल में रिवीजन होती है जो ज्योमेट्रिक के आपने टॉपिक्स पढ़े होते हैं, टर्म्स का, एन टर्म का, मीन का और इन्फिनिट सम वाले या फाइनाइट सम वाले फार्मूलाज का। तो उसको इतना मतलब वेटेज हम नहीं दे रहे यहाँ पे। ये अगर चीज़ें आपको क्लियर है, हमने सम भी पढ़ लिया, हमने एन टर्म भी पढ़ लिया और हमने मीन भी पढ़ लिया। अब जो आखिरी सीक्वेंस है हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसकी तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस की तरफ। हार्मोनिक सीक्वेंस जो है हमारा ये 6.10 एक्सरसाइज है। हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और आप लोगों के लिए एक आसान बात ये है और फेवर में आपकी ये बात है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड काम था 6.2 से ऑनवर्ड,
6.5 तक, ये तकरीबन उस सारे काम की रिवीजन है। इसका अपना और कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ इसके एक मीन का फार्मूला है। इसके अलावा यहाँ सम वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी सिर्फ आपको या तो टर्म्स फाइंड करनी होगी या मीन फाइंड करना होगा। और टर्म वाला हर क्वेश्चन अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेस पे होगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी लिंक ही अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ है। तो मैं अगर इसको वैसे सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो किसी भी नॉन ज़ीरो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जब आप रेसिप्रोकल सीक्वेंस बनाते हैं तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। तो मैंने ये लिखा है द रेसिप्रोकल सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको हम HP भी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इतना याद रखना है कि जो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी सीक्वेंस के अंदर कोई सिंगल टर्म भी ऐसी पॉसिबल ना हो जो ज़ीरो हो सकती हो। अगर कोई एक टर्म भी ज़ीरो हो सकती हुई तो फिर उसको रेसिप्रोकेट हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उसका जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस है वो आपके पास हार्मोनिक नहीं बनेगा। तो एक एग्जांपल कोड करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, यानी 2 का डिफरेंस रखा है मैंने, और ये सीक्वेंस क्लियर है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसमें कोई टर्म ज़ीरो भी नहीं हो रही, तो ये आप कह सकते हैं कि ये AP है। अब अगर इसी को रेसिप्रोकेट कर दें 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, अब हम कह सकते हैं कि ये अब आपके पास HP है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये 3 5 7 9 है और 1/3 1/5 दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर कोई एक टर्म भी ज़ीरो होने का चांस होता तो यहाँ पे इसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस फिर नहीं बना सकते इसके रेसिप्रोकल को। तो जैसे मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपके सामने एग्जांपल कोड करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20 है, 18 है, 16 है, और मैं आपसे कहता हूँ कि एक सीक्वेंस है और ये इस वक्त सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक तो है, कंफर्म बात है। 2 का डिफरेंस है, यानी -2 हर बार अब ऐड हो रहा है। 20 - 2 18 - 2 16, तो इसका जो डिफरेंस चल रहा है वो इस वक्त -2 का है। तो सेम तो है डिफरेंस, तो इसकी वजह से ये क्या बन गई अरिथमेटिक। लेकिन अगर इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/20, 1/18, 1/16, अब हम सोच रहे होते हैं कि ये क्या हार्मोनिक बनेगी। तो डेफिनेशन तो यही कहती थी कि अरिथमेटिक को रेसिप्रोकेट करें तो हार्मोनिक बनती है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये वायलेट हो रही है। हमें नज़र आ रहा है कि 20, 18, 16, 14, 12 करते करते बीच में 6, 4, 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 0। तो एक भी टर्म अगर 0 होने का चांस है तो इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जा सकता। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि इसका जो रेसिप्रोकल है इज़ नॉट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिर ये बात आपने याद रखनी है कि मस्ट जो है वो कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए ताकि उसको रेसिप्रोकेट किया जा सके और टर्म्स डिफाइंड हो रेसिप्रोकल की। अब आप ये भी देख चुके हैं कि चूँकि हर AP जो नॉन ज़ीरो हो उसका रेसिप्रोकल HP बनता है, तो जो भी क्वेश्चन HP का होगा उसको हम इन्वर्ट करके ले जाया करेंगे किस में, AP में, और उसके अकॉर्डिंग उसको फिर हम सॉल्व कर लिया करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूँ बात सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह HP वाला क्वेश्चन हम AP के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे विच टर्म ऑफ HP, एक HP लिखते हैं हम 1/11 और 1/14, इसी तरह 1/17, ये HP लिखी है आपके पास। आपने बताना ये कि इसकी कौन सी टर्म जो है वो होगी 1/43 कर लेते हैं या 41 कर लेते हैं, 1/41। आपने बताना ये है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी 1/41। अब आप देखिए n आपने फाइंड करना है, क्योंकि विच टर्म का मतलब n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और ये भी आप याद रखें कि हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला नहीं होता, इसका पैटर्न डेवलप हो जाता है। लेकिन वो पैटर्न क्या होता है, AP की जो जनरल टर्म होती है उसी को रेसिप्रोकेट करके बनाया जाता है, तो इसका अपना कोई फार्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर ये HP है तो इसका मतलब है सॉल्व करने से पहले, बल्कि मैं इसके ऑप्शन लिख लूँ पहले, ऑप्शन A, B, C और D। हम इसका शॉर्टकट पढ़ना चाह रहे हैं कि किस तरह हम टर्म का नंबर गैस करेंगे। तो ऑप्शन हम लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक हम लिख लेते हैं ऑप्शन लेट से 9th टर्म होगी,
9th टर्म है, या इसकी 10th टर्म है, या इसकी 11th टर्म है, और या हम कहते हैं इसकी 12th टर्म है। ये हमने लिख दिए इसके 4 ऑप्शंस। अब आप देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन देखें जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे एपी में। इसको रेसिप्रोकेट करें तो देखें एपी किस तरह बननी है। एपी आपके पास बनेगी, इसको रेसिप्रोकेट किया 11, इसको किया 14, इसको किया 17, और करते करते ये क्या होगी 41। अब एन निकालने का शॉर्टकट याद करें क्या था, मैंने आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हम लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लिया करते थे। तो एन आपने फाइंड करना, तो मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस लें। 41 का और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 41 माइनस 11 करें तो आपको आंसर कितना मिलेगा 30। इसको डिवाइड करना होता है कॉमन डिफरेंस के ऊपर। तो 11, 14, 17 में 3 का डिफरेंस है तो 3 पर डिवाइड कर दें, और जो आंसर आएगा उससे एक ज़्यादा मैंने कहा था एन की वैल्यू हुआ करेगी। तो आंसर जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे हम। तो 10 यहाँ से बनता है, +1 करें कितना आ गया 11। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द 11th टर्म। तो ये इसकी 11th टर्म होगी। इसका मतलब है एचपी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एपी में कन्वर्ट करके टर्म वाला हो, एन वाला हो या कोई और तो आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा यहाँ सम वाले क्वेश्चन तो है ही नहीं, सम का कोई फार्मूला एचपी का नहीं होता हमारे पास, यहाँ कोई लिखा भी नहीं हुआ आपके कोर्स में। सिर्फ या तो आपसे वो टर्म से रिलेटेड या एन या इस तरह को क्वेश्चन पूछेगा, और या वो आपसे इसका मीन पूछ लेगा। तो मीन हम पढ़ लेते हैं इसका किस तरह से होगा। तो अब हम डिफाइन करते हैं हार्मोनिक मीन को। तो लिख लें जी, हार्मोनिक मीन जो है वो क्या है बेसिकली, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। आपके कोर्स में तो सिर्फ 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन बताया गया आपको, लेकिन आप जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 3 नंबर्स का, 4 का, 5 का, चूँकि नेस्ट के टेस्ट में और किसी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आई थिंक ये एक बार 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन पूछा गया है, जबकि आपके कोर्स में है ही सिर्फ 2 नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स को 3 नंबर के बारे में नहीं आइडिया था कि 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों के सामने कि जितनी वैल्यूज़ होंगी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिखें और उसको डिवाइड करें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। इसको हम देखते हैं 2 नंबर्स के लिए करके। तो देखें आप लोगों को जो याद होता है फार्मूला वो आमतौर पे क्या होता है, आप लोग जितने यहाँ सुन रहे हैं बात, आपके ख्याल में 2 नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन होता है वो आप ये समझते होते हैं, आपकी बुक में लिखा है 2ab/a+b। ये फार्मूला आपने याद तो रखा हुआ है, लेकिन इसको इस डेफिनेशन से करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई होती है डेफिनेशन या नहीं। तो ये देखें अगर डेफिनेशन से करें बाय डेफिनेशन, तो चूँकि 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 हैं, और नंबर वैल्यूज डिवाइड भी किस पे करनी है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये यूँ हो जाएगा हार्मोनिक मीन इज़, ऊपर आएगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। सम करें तो क्या होगा 1/a + 1/b, ये होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। अब आप देखें क्या ये वही चीज़ बनती है या नहीं बनती। ये देखें यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास ab, यहाँ b मल्टीप्लाई होना है, यहाँ a और ये 2। तो बाय रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन सबसे लास्ट फ्रैक्शन उलट के ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके ये बनेगा हमारे पास 2ab और नीचे क्या रह जाएगा a+b। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम रिजल्ट बना जो उधर लिखा हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेशन पता नहीं होती और वो कहाँ पे प्रॉब्लम होता है उन्हें। अगर वो सपोज यूँ आपको MCQ दे दे कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड, तो आगे ऑप्शन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या नन ऑफ दीज। तो आपने अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप टिक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि अगर वो 3 नंबर्स का पूछ ले तो स्टूडेंट्स यूजुअली समझते हैं कि 3 नंबर में यहाँ 3ab होगा abc और यहाँ a+b+c हो जाएगा, जबकि आपने 3 ऊपर लिखना होगा, 1/a + 1/b + 1/c लिखना है, और वो यहाँ बनेगा 3abc डिवाइडेड बाय ab + bc + ac। तो ये इस तरह से आपने डेफिनेशन के थ्रू इस बात को याद रखना है। अब एक आध क्वेश्चन इस तरह का भी कर लेते हैं जिसमें इसकी भी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन नज़र आ जाए आपको।
ताकि फिर हम इस टॉपिक को हार्मोनिक वाला जो है इसको क्लोज़ कर सकें। अब हार्मोनिक मीन से रिलेवेंट एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ताकि ये भी आपको MCQs में इसकी एप्लीकेशन नज़र आए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो लिखा हुआ है 1/2 k + 1 इज़ दी हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/12। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 हमारे पास। देख लेते हैं किस वैल्यू के लिए बन सकता है। पहली बात तो याद रखें कि दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन अगर रखा जाए तो वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक बन जाता है, अगर अरिथमेटिक मीन रखा जाए तो सीक्वेंस अरिथमेटिक बन जाता है, और अगर दो नंबर्स के दरमियान उनका हार्मोनिक मीन रखा जाए तो वो पूरा सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। तो यहाँ देख लें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/2 और 1/12 इन दोनों के दरमियान में ये रखेंगे 1/2 k + 1, तो ये पूरा सीक्वेंस क्या बनेगा, हार्मोनिक। अगर ये हार्मोनिक बनेगा तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक। तो रेसिप्रोकल लें 2 k + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 12। ये वाला ऊपर वाला बन गया हार्मोनिक, रेसिप्रोकल क्या बन गया, अरिथमेटिक। अगर ये अरिथमेटिक है तो आप जानते हैं अरिथमेटिक में डिफरेंस सेम होता है, और मिडिल नंबर एंड वालों का क्या होता है, मीन होता है। इसका मतलब है ये 2 k + 1 इन दोनों का मीन होगा, अरिथमेटिक मीन। तो 2 k + 1 = मीन ऑफ 2 and 12। तो 2 और 12 का मीन निकालने कितना बनता है, तो ये आ जाएगा 2 k + 1 = 7, 2 k = 6 and k = 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज k = 3। अच्छा, ये तो हो गया एक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन वाला। अब ये भी देखना होगा हमें कि क्या कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो एक ही वक्त में अरिथमेटिक भी हो, हार्मोनिक भी हो और ज्योमेट्रिक भी हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम एक ऐसा सीक्वेंस लिखने लगे हैं जो अरिथमेटिक भी होता है, ज्योमेट्रिक भी होता है और हार्मोनिक भी होता है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर की एंड की तरफ, चैप्टर के एंड की तरफ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ 3,3,3 और ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी है। ये कहलाता है कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसमें एक ही नंबर बार बार 3 या 2 या 5 कोई एक नंबर होगा जो बार बार आ रहा होगा। तो हमने बताना ये कि सीक्वेंस क्या होगा। दिस सीक्वेंस इज, ऑप्शन आपके पास है, क्या ये अरिथमेटिक है, या ये ज्योमेट्रिक है, या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है, या कोई भी नहीं बनाता इनमें से। बल्कि एक और हम लिख रहे थे जो ऑल ऑफ दीज, क्या ये सारे बनाता है। तो देखना ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अरिथमेटिक कब बनता है कोई सीक्वेंस, जब उसमें डिफरेंस सेम, और डिफरेंस 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो 3 3 3 इन सब में डिफरेंस कितना है, 0। अगर डिफरेंस 0 रखा जाए तो ये अरिथमेटिक तो बन रहा है। इसके अंदर ए ऑप्शन भी हो सकता है। ज्योमेट्रिक कब बनेंगे, जब इसकी रेशो सेम होगी। तो आप देख लें 3 को 3 बाई डिवाइड करते जाएँ, हर एक को डिवाइड करें 1 आंसर आएगा। 3/3 1, 3/3 1, इसका अंदर रेशो 1 के इक्वल है। तो रेशो 1 के इक्वल हो सकती है, रेशो 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक भी है। और अगर ये रेसिप्रोकेट किया जाए 1/3 1/3 1/3 तो वो अरिथमेटिक भी बनता है, उसमें भी डिफरेंस 0 है। तो ये ऐसा सीक्वेंस है कि इसका रेसिप्रोकल लें तो वो अरिथमेटिक बनता है। इसका मतलब है ये हार्मोनिक भी है। तो सारी की सारी बातें जो है अरिथमेटिक की भी पूरी हो रही हैं, ज्योमेट्रिक भी और हार्मोनिक की भी। तो जब सारी बातें पूरी हो जाएंगी, यानी कि रेसिप्रोकल लेने से इसका जो रेसिप्रोकल है वो AP बना रहा है, तो ये वाली बात भी पूरी हो गई। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस एक ही वक्त में अरिथमेटिक भी है, ज्योमेट्रिक भी है और हार्मोनिक भी है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑल ऑफ दीज, यानी हमारा डी ऑप्शन। तो A भी ट्रू था, B भी ट्रू था, C भी ट्रू था। तो इन तीनों का जो कंबाइन रिजल्ट लिखा है वो कहाँ लिखा हुआ है, डी में। सो ऑल ऑफ दीज हम पिक करेंगे क्योंकि ये सारे ऑप्शंस को ओबे कर रहे हैं, ट्रू हैं सारे ऑप्शन इसके। आगे चलते हैं हम। तो हमारी बात आगे चल के रिलेशनशिप पे आएगी, रिलेशन बिटवीन AM अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम पढ़ते हैं इन सारों का क्या रिलेशन होता है आपस में। तो अपनी आसानी के लिए हम शॉर्ट ये करते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है, आपकी बुक में भी उसने किया हुआ कि इसको वो A से डिनोट कर लेता है, ज्योमेट्रिक मीन को वो G से डिनोट कर लेता है, और हार्मोनिक मीन को वो H से डिनोट कर लेता है। इससे फिर क्या होता है कि फिर हम इनको बार बार जब लिखते हैं तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ता, ज़रा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। इनका पहला रिलेशनशिप याद रखें
कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से कब? अगर ज्योमेट्रिक मीन को पॉजिटिव लिया जाए तो, अगर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है तो। अगर ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव है तो फिर यही रिलेशनशिप रिवर्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? नेगेटिव। और फिर ऐसा भी होता है कि ये तीनों बराबर भी हो जाते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक इक्वल भी हो सकते हैं। कब ऐसा होता है? जब वो दो नंबर्स ए और बी जिनका AM, GM या HM फाइंड कर रहे हैं वो दोनों बराबर हों, तो फिर ये तीनों बराबर होंगे। और आखिरी रिलेशनशिप याद रखना है कि G का स्क्वायर हमेशा अरिथमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के बराबर आता है। G स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू AH, यानी इन तीनों का फिर ये रिलेशनशिप आपस में बनता है। तो यहाँ पहुँच के हमने ये तकरीबन जो काम था वो सारा अपना वाइंड अप कर लिया। अब हम 6.10 का हर लिहाज से काम कर चुके हैं। 6.11 लास्ट एक्सरसाइज है, उसका भी थोड़ा सा आपको व्यू दे दूं मैं कि किस तरह उसको हम अटैम्प्ट करेंगे पेपर में, ताकि फिर ये हमारा काम यहाँ पे क्लोज हो। अब हम आते हैं 6.11 की तरफ। अच्छा, अब लास्ट एक्सरसाइज 6.11 इस पे आते हैं। इसमें हमने हेडिंग बनाई है सम ऑफ डिफरेंट सीरीज़, मुख्तलिफ सीरीज़ का सम करना होगा आपको। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसी सीरीज़ हैं जो ना अरिथमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक और ना हार्मोनिक है, उनका हमें सम करना होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी है आप लोगों के सामने इस एक्सरसाइज का, और इसको हम MCQs के लिए अटैम्प्ट करना सीखेंगे। पूरी एक्सरसाइज का एक ही शॉर्टकट है जिसकी बेस पे पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिवाइज़ करवानी होती हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग ये चीज़ें भी साथ रिवीजन में रखें। ये नंबर लिखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n। ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये n तक हैं। इसे हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसी सारी चीज़ को सम को समेशन में लिखें तो हम कहेंगे समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी k की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, अप टू n तक रख सकते हैं। तो ये इसकी समेशन फॉर्म है, ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है, और ये इसका फार्मूला होता है कि 1 से लेकर n तक जब नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो हमारा आंसर आता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ये फार्मूले से आप फेमिलियर भी होंगे। और दूसरा हमारे पास है स्क्वेयर्स हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स के, उनका सम हो रहा है। इसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और इसकी जनरल टर्म k स्क्वेयर है एंड k वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी k की जगह 1 रखें, 1 का स्क्वेयर, 2 रखें, 2 का स्क्वेयर, 3 रखें, 3 का स्क्वेयर, अप टू n स्क्वेयर। इसका जो सम का फार्मूला है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और तीसरा क्यूब्स वाला है, जनरल टर्म k क्यूब होगी, 1 से n तक k की जगह 1 रखें, 1 का क्यूब, 2 रखें, 2 का क्यूब, अप टू n क्यूब। इसका फार्मूला अगर देखें थोड़ा सा पहले वाले फार्मूले के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है, ये उसका होल स्क्वायर है। फर्दर मोर ये याद रखें कि अगर 1 आ जाता है यानी k हो तो फिर तो ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 जो है वो 1 से n टाइम, यानी 1 से 1 का जो सम है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो 1 अगर एक दफ़ा ऐड हो तो 1, 2 दफ़ा ऐड हो 2, 3 दफ़ा ऐड हो 3, तो 1 अगर n टाइम ऐड होगा तो n आंसर आ जाएगा। तो 1 जब भी आएगा n हो जाएगा, 2 आएगा 2n हो जाएगा, 3 आएगा 3n हो जाएगा। और अगर k के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर समेशन से बाहर लिख देंगे, चूँकि समेशन एक लीनियर ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो तो उनको ये बाहर लिख के सिर्फ जो k या जो समेशन इंडेक्स होगा उसको हमने अंदर रखना, उस पर अप्लाई होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। पूरी एक्सरसाइज आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास बुक पढ़ी हो तो आप देख भी सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है, डिफरेंट सीरीज़ हैं। आप ये सीरीज़ देखें, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है। ना ये अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक है, ना ये हार्मोनिक है। क्योंकि ये कितना बनता है देखें, 1 × 2 2, अगर लिखूँ इसको मैं तो ये 2 है, प्लस ये 4 × 4 कितना है 16 है। ये अगर हम देखें यानी यहाँ पे क्या बन रहा है 2, ये बन रहा है 16, और ये 9 6 का कितना बनता है 54। ये इस तरह का कोई सीक्वेंस, और अब टू एन टाइम आपने इसका सम करना है। ना ये अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक है, ना ये हार्मोनिक। इसलिए हमने कहा है कि डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, इनका सम करना होता है। आप शॉर्टकट वगैरह सुन लें ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में आए जिसमें आप टू एन टर्म सम डिमांड किया जाए किसी डिफरेंट सीरीज़ का, तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि उस सीरीज़ की शुरू वाली 1 या 2 टर्म्स जो आसानी से आप कर सकते हो उनको ऐड करना है। तो मेरे लिए आसान है कि मैं 2 टर्म्स की कम से कम ऐड कर सकता हूँ। तो 2 + 16 कितना बनता है 18, 2 टर्म्स का सम 18 है। अब ये सारे सम के फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, सम भी बताना है आपने, सम अप टू n टर्म्स। तो ये जो लिखा हुआ होता है असल में सम का मतलब है ये SN लिखा हुआ है। अब n की जगह आप 2 पुट कर लें, हर ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करें, जिस ऑप्शन का 2 पुट करने से आंसर वही बने
जो 16 और 2 का बनता है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 16 + 2 कितना बन रहा है 18। अब मैं इस ऑप्शन में अगर n की जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा देखें, 2 और 2 कट जाएंगे, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। क्या पुट किया n को हमने 2, तो ये मैच नहीं कर रहा, हमें तो 16 + 2 18 चाहिए। यहाँ 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 3 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, तो इसका सम 18 आ गया और ये n = 2 पुट करके आया। इसका मतलब है कि दो टर्म्स का सम 18 बन गया यहाँ से, और वही असल में दो टर्म्स का एक्चुअल सम भी है। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो चैप्टर 6 है वो ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारा जो जूम की लाइव क्लास होती है उसमें आप ये डिस्कशन सीख सकते हैं। हमारा जो पैटर्न है, असल में बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि सेंटा विजन सिस्टम किस तरह ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवा रहा है। तो उस हवाले से मैं आपको ज़रा बता दूँ, ये जो आखिरी 1 मिनट आप लोगों का लूँगा मैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो नए लोग सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे हमारा ये चैनल देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि हमने 3 जून से ये स्टार्ट किया था 2020 से, यानी कि, और इसमें इनिशियली हमने एक्सपेरिमेंट किए 1-2, जिसके बाद हमने इसको फाइनल शेप दी थी। अब हमारा डेली बेसिस पे लेक्चर प्रॉपर, जिस तरह ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्ड होकर अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर, एक्सेस मिलती है। अभी तो एक्सेस सब लोगों को दी हुई है, लेकिन ये 1-2 दिन में हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगी। आप लोग अगर ये यूट्यूब चैनल पे देखें तो बिल्कुल क्लियर आपको लेक्चर समझ आ रहा होता है, बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद डेली बेसिस पे हमारे लाइव जूम बेस्ड सेशंस होते हैं, उसका एक टाइम टेबल हमें, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे ये उनको हम सेंड कर देते हैं टाइम टेबल और जूम का जो आईडी और पासवर्ड है, और वो अपने स्केजुलाइज जो टाइम टेबल है उस स्केड्यूल के मुताबिक बैठते हैं, और बैठने के बाद उसमें वो डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे साथ। अब जब वो जूम की क्लास में हमारे बच्चे जब आते हैं तो प्रॉपर टाइमिंग होती है उसकी, उस टाइमिंग में हम उनको बताते हैं। मैथ की क्लास में सपोज़ अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं उनको उनकी जो क्यूरीज़ होती हैं, जिस तरह ये लेक्चर आपने आज देखा है, अगर इस लेक्चर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, कोई आपने नेट पे देखा है क्वेश्चन, किसी फ्रेंड ने आपको बताया है, या कोई एक्सपीरियंस आपका अपना टेस्ट देने का हुआ है NET 1 या 2, तो आप वो हमसे शेयर करते हैं कि सर ये क्वेश्चन आज की टॉपिक से जो रेलिवेंट है मुझे बता दें, तो वो हम वहाँ पे आपके लिए डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो मीडियम है वो ये है कि हमने MCQs की जो सीरीज़ है, पूरी बुक बैंक बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट का, वो आपको सेंटा विजन के जो मेन कैंपस है हाउस नंबर 627 इसके ऑफिस से मिल जाएगी। प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स अवेलेबल हैं और नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो आपके लिए ईजी हो वो आप ले सकते हैं। तो हर एंगल से हम कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रिपरेशन करवाई जाए, और कोशिश की हमने कि जो मिस्टेक्स थी सराउंडिंग में, जो लोगों ने ये काम किए थे कॉलेजेस ने या एकेडमीज़ ने, उनके जितने भी डीमेरिट्स थे, जो खामियां थी, वो हमने दूर की और इसको प्योरीफाई करके आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जूम पे आप लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन 1-to-1 होता है डेली बेसिस पे, ताकि ये चीज़ आपको पूरी तरह क्लियर हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।